On behalf of Rahman Foundation, which has put together this very important webinar called COVID-19 फंगल इन्फेक्शन एंड वैक्सीन एफिकेसी। अब इसकी ज़रूरत और इम्पोर्टेंस आप सब समझ रहे होंगे। दो तीन चीज़ें छोटी छोटी मेंशन करता चलूँ। दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय एहसास, विच इज़ एन एनजीओ वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर। आज के डिस्कशन के लिए हमने तीन बड़े प्रोमिनेंट डॉक्टर्स को इनवाइट किया है, पीपल हु हैव बीन सर्विंग ह्यूमैनिटी टायरलेसली थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। उन लोगों ने गाइड भी किया है बहुत न्यूमरस पेशेंट्स को और उनके फैमिली वालों को। सो वी नीड टू हियर फ्रॉम देम। हमारा मकसद यही है कि हम उनकी बातें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग, एक छोटा सा स्टेटमेंट है रहमानी फाउंडेशन की तरफ से जो मैं सुनाता चलूं। Rahmani Foundation, Rahmani 30 is a program to scrape out prodigies from the deprived society in India and shape them in cracking one of the toughest and one of the most prestigious competitive exams of the nation. Rahmani 30 has collaborated with Mr. Anand Kumar of the Super 30 fame to give our students excellent and devoted faculty associated with Super 30, which ensures good quality education for students. From the beginning of the second wave, Rahman Foundation has been providing free food to COVID-19 patients and attendees, and now it is providing ration to the needy people who don't have BPL cards. तो चूंकि रहमानी फाउंडेशन की बात चल पड़ी है, we have with us Mr. Obaidur Rahman, who is the chairman of Rahman Foundation. So I would like to give him the floor कि वो अपने organization और आज के event के बारे में चंद अल्फाज कहें, and then we'll proceed with the event. उबैद भाई, over to you. बहुत शुक्रिया शाहिद भाई और तमाम लोग जो इस पैनल में हैं, सबको मेरा आदाब, नमस्कार। और ख़ास करके श्री आनंद कुमार जी, डॉक्टर झा, अनवर जमाल साहब, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर रज़ा साहब, मोइनुद्दीन साहब, यूसुफ भाई, शाहबुद्दीन भाई और बहुत सारे लोग जो विदेशों में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मोना जी वगैरह, बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम जूम पे देख रहे हैं और जो लोग फेसबुक पे लाइव हैं, उन तमाम लोगों को मेरा बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों को नहीं लूँगा। आज का दिन है कुछ महान लोगों को सुनने का, जिसमें श्री आनंद कुमार जी और हमारे पैनल्स के जो डॉक्टर हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये प्रोग्राम का जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि बहुत सारे कंफ्यूजन हैं हमारे समाज में, लोगों के बीच में। इन्फेक्शन हुआ, कोरोना जैसी महामारी अभी चल ही रही है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसमें कोविड के बाद भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसके बारे में जानना। और अब ये कई तरह के फंगल इन्फेक्शन आ गए हैं, तो ये इन्फेक्शंस को कैसे दूर किया जाए या इससे कैसे बचा जाए, इसके रेमेडीज क्या हैं या इसको समझा कैसे जाए, इसके लिए एक डॉक्टर के पैनल्स हैं। वो डॉक्टर इसके बारे में आपके सामने जरूर बातें करेंगे। और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, लोगों से ये रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे कि वैक्सीनेशन पे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट मिथ्स हैं, वो मिथ्स टूटना चाहिए। बहुत डिफरेंट तरह के परसेप्शन लोगों ने अपने ऊपर बना लिया है। बस एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि इस बीमारी से, इससे बचने का वाहिद निजात जो मिलेगा हमें, वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन। जो मेरी नाखिस राय है, वैसे हमारे जो पैनल में डॉक्टर्स हैं वो अपनी बातें रखेंगे, फिर आपके सवालात लिए जाएंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैसेजेस के जरिए दे सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे। और जो लोगों ने पहले से क्वेश्चन भेज रखा है, उन तमाम चीज़ों पे डिटेल में डिस्कशन होगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। Thank you so much, Obaid भाई। Now let me just quickly वो एक हमारे जो एक्सपर्ट पैनल मौजूद हैं, बेसिकली जिन्हें हम सुनने के लिए आए हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर दें बिफोर वी मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके झा, हु वाज एक्स डायरेक्टर एट यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा, एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन इन भागलपुर, बिहार। झा साहब, रियली thankful to you. We understand these are very busy and difficult times for doctors, but आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद रजा, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं, अवाली हॉस्पिटल इन बहरीन। डॉक्टर रजा आजकल इंग्लैंड में हैं और हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। सो थैंक्स फॉर द टाइम। आई नो इट मस्ट बी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर यू। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर फातिमा राशिद अली शेख,
She is a general physician with Apollo Hospital, Delhi. Like all the doctors and medical personnel who've witnessed this horrible second wave and first wave in India, she's been at the forefront treating patients and saving lives. So we would love to hear about your experiences. Dr. Fatima, thanks for being here. But first, let's move on to our chief guest, none other than Honorable Anand Kumar of Super 30 fame. अब आनंद भाई का कोई इंट्रोडक्शन, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है. सुपर 30 की सक्सेस और आनंद भाई की टीचिंग एंड मेंटरशिप के लेजेंडरी किस्से हम सब सुन चुके हैं, सुन क्या चुके हैं, फिल्मी पर्दे पे भी देख चुके हैं. तो मैं रहमान फाउंडेशन की तरफ से, हम सब पैनलिस्ट की तरफ से और पर्सनली उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. और इसी के साथ मैं चाहूंगा और दावत दूंगा कि आनंद भाई आए, वो आज के प्रोग्राम पे चंद अल्फाज कहें. मिस्टर आनंद कुमार, ओवर टू यू. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इत्तेसाम भाई. और सबसे पहले मैं रहमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों से मुझे रूबरू होने का जूम के ही माध्यम से मौका दिया. रहमान भाई के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि राहों पर निगाह रखना, वो फोटो पर दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा हमेशा खुला रहे. तो हमारे रहमान भाई, बड़े भाई इसी मिजाज के आदमी हैं और सऊदी अरबिया में अच्छा खासा बिजनेस को दरकिनार करके वापस बिहार आते हैं और यहाँ पर न सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, बल्कि खाना देने का कोविड में काम, इस तरह के सेमिनार वेबिनार कराने का काम, ये सब तो लोगों को कभी कभी दिखाई भी देता है. बहुत बार तो ऐसा भी ये काम करते हैं जो लोग नहीं जानते. बहुत सारे दुखियारे को मदद कर देते हैं, चुपचाप मदद कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है. तो ऐसे में हम रहमान साहब का भी धन्यवाद देना चाहेंगे. इसलिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस कोविड के माहौल में इस तरह का आयोजन किया. बहुत ज्यादा जरूरत है, जानकारियों का अभाव है. वैक्सीन के बारे में तो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है. कोई आदमी एक वैक्सीन लेके समझता है ठीक हो गए, कोई दोनों के बाद भी घबरा रहा है, कोई वैक्सीन डर से ले ही नहीं रहा है. तो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं. अभी जैसे अभी बीच में है कि वैक्सीन का गैप होना चाहिए 1 महीना, फिर कोई लोग कर रहे 2 महीना, 6 वीक, 10 वीक, पता नहीं क्या. तो तरह तरह की खबरें सुनकर, तरह तरह का अनुमान लगा के लोगों के मन में शंकाएं उठती है. ऐसी स्थिति में इस वेबिनार का बहुत महत्व बढ़ जाता है. रहमान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों जो भी सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज हम आप सब लोग प्रिविलेज है कि इत्तेसाम शाहिद भाई को हम लोग सुन रहे हैं. शाहिद भाई दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं. जहां जाते हैं इनसे मुलाकात होती है और जब भी दुबई अबू धाबी गल्फ में गया, इनके यहाँ खाना खाया, मुलाकात हुई. और ये बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं. शायद इस तरह के प्रोग्राम में आ गए, कितने लोग हैं पता नहीं इस प्रोग्राम से जुड़े हुए, लेकिन इनकी जो पहुंच है, जो इनकी सीमा है, उसका अंदाज हम लोग नहीं लगा सकते. अरब के बहुत बड़े चैनल अल बबीरा में पूरे वर्ल्ड के हेड. इनके लिखे हुए आर्टिकल में कोई फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ आपसे शाहिद भाई, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए. और बहुत अच्छा लिखते हैं, दिल के बड़े इंसान हैं. और आपको जान के खुशी होगी कि हमारी भाभी जी यानी शाहिद साहब की जो बेगम है वो पाकिस्तान से. और देखिए हम लोग लड़ते हैं, आपसी प्रेम को खत्म करते हैं. पाकिस्तान, हिंदुस्तान कुछ नहीं है. पाकिस्तान के भी लोग बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान के भी लोग बहुत अच्छे हैं. जरूरत इस बात की है कि दोनों लोगों को समझे. और मैं जब भी जाता हूँ इनके घर दुबई में, तो जो मान सम्मान भाभी जी की तरफ से मिलता है, पता नहीं शायद आज तक कोई इतना सम्मान भी नहीं करता है. सिंघाड़ा बनाती हैं, समोसा खिलाती हैं, काबली बनाती है और बहुत तैयारी करती है. तो बड़ा अच्छा लग रहा है. आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट इस कार्यक्रम में आके 4 चांद लगा रहे हैं. मैं तो दर्शकों से भी कहूंगा कि आपके कोई सवाल हो तो इनसे भी पूछे. और एक कहावत है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से भगवान मिलाते हैं, अल्लाह मिलाते हैं. ये कहावत सही है. आज से करीब 2 साल, डेढ़ साल पहले की बात है. मैं दिल्ली एक सेमिनार में गया हुआ था, लौट रहा था. एयरपोर्ट पर पहुंचा, भीतर भी चला गया, तब पता चला कि हम लोगों के एक पारिवारिक मित्र हैं, उनकी बेटी है मोनापुरी जी. मोनापुरी जी के बच्चे का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है.
उस बच्चे का नाम अनीस है। अनीस का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे लगा कि नॉर्मल एक्सीडेंट है। मैंने फोन करके पूछा, पता चला कि काफी सीरियस है। मैं सोचा अच्छा दूसरे फ्लाइट से शाम को जाऊंगा, दिल्ली में ये घटना घटी है, दुर्घटना घटी, मुझे जाना चाहिए। मैं गया, देखा, क्योंकि मोना जी खुद यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सीईओ है, 14 कॉलेज चलाती हैं और बड़े बड़े व्यवसाय हैं। उसके बावजूद उनका एक सुमित फाउंडेशन चलता है जिसके जरिए वो गरीबों की मदद करती है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, उनको पढ़ाती है। तो मैं, मेरा नैतिक कर्तव्य था कि वहां पर गए। वहां पर पहली बार मुझे डॉक्टर पीके झा मिला, इनसे मुलाकात हुई और देखे कि बच्चे का जो एक्सरे आया था, पूरा सर का यहाँ से पूरा इतना बड़ा हिस्सा अलग हो गया। कोई उम्मीद नहीं थी बच्चे की जिंदगी के बारे में, सब लोग डरे हुए थे। वहां सैकड़ों लोगों की अस्पताल में भीड़ लगी, कोई पूछ नहीं पा रहा था, सदमे में था। मैं एकदम वास्तविक घटना बता रहा हूँ। तो मैं हिम्मत करके झाजी के पास गया, पीके झा से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भाई ये बच्चा हमारे बड़ा करीब है, बताइए क्या उम्मीद है। लोग तो सोच रहे थे कि इसकी जिंदगी बचेगी भी या नहीं। झाजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए ये निश्चित तौर पर बच जाएगा, मैं अभी ऑपरेट करके आता हूँ तो बताता हूँ। ऑपरेशन के बाद आए, 2 घंटे बाद उन्होंने बताया कि बच जाएगा। मैंने पूछा कि आगे क्या क्या होगा। बोला कि देखो भाई, आगे हो गई है कि 5-7 दिनों में ये होश में आ जाएगा, बातचीत करेगा, और अगले 12 दिनों में घर चला जाएगा, और 1 साल बाद कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया। जैसे जैसे पीके जाने बोला वैसे ही हुआ। तो मैं दिल से कह रहा हूँ, दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, अमेरिका में होंगे, जापान में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, बड़ी बड़ी तालीमें हासिल की होगी, लेकिन पीके झा जैसा डॉक्टर आज तक लाइफ में हमने कभी कहीं नहीं देखा। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ और बहुत खुशी के साथ आभार व्यक्त करते हुए बोल रहा हूँ। और वैसे डॉक्टर के लिए सोचिए कि सब काम धाम छोड़कर, जब बिहार से इनकी जड़ें जुड़ी हुई है, यहाँ मजबूती है, वो बिहार वापस आते हैं और कहते कि नहीं अब बिहार में काम करेंगे। दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बहुत काम किया, जरूरत तो मेरी बिहार की है। तो ऐसे महान डॉक्टर आज इस कार्यक्रम में मैं प्रणाम करता हूँ। अगर 1 घंटा टाइम कोई अमेरिकन वेबसाइट को देंगे तो हो सकती है आपके पास हजारों डॉलर देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप फ्री में आके यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। झाजी, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अगले स्पीकर हैं, उनकी भी तारीफ जितनी भी की जाए वो भी कम है। सैयद रजा साहब बहरीन में इलाज करते हैं लोगों को, जो गरीब भारतीय है उनको, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन उनके बारे में दूसरों से चर्चा सुनी। तो और अच्छा है कि अगर आप किसी दूसरे से उनकी चर्चा सुनिए। कोई गरीब हो, कोई मजदूर हो जो बहरीन में काम कर, उसके पास पैसे नहीं, उनका इलाज करते हैं और अभी इंग्लैंड पहुंचे हुए हैं। इतना ज्ञान रहने के बावजूद इतना हम्बुल होना, ये बहुत बड़ी बात है। और फातिमा राशिद अली जी की बात बोले जाए तो हमारे वो मित्र है राशिद भाई, उनकी बच्ची है। हमसे तो मुलाकात नहीं हुई है इनकी, लेकिन हमारी वाइफ से, बच्चियों से मुलाकात है, और उन्होंने हमारे बच्चे के बीमारी के समय में बहुत मदद की। तो ऐसे तमाम लोग जो न सिर्फ बड़े डॉक्टर हैं, बड़े पत्रकार हैं, उससे भी ज्यादा दिल के बड़े इंसान है, वैसे लोगों के जमावड़े के बीच में मैं दिल से बोल रहा हूँ, आज आकर मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूँ और दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ रहमान भाई। आज इस पूरे पेंडेमिक का लाइफ का मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन है कि ऐसे विभूतियों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा, मैं ज्यादा, कोई मेरे पास मेडिकल का नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं श्रोताओं से कहूंगा कि जितना भी आपके सवाल है आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए और पूछिए। ये एक वर्ल्ड क्लास का वेबिनार है, इससे आप जितना फायदा उठा सकते हैं उठाइए। और मैं डॉक्टर जो भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर आज ऐसी बातों को रखिए ताकि जनता के तमाम कंफ्यूजन दूर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और सौभाग्य दिया इतने अच्छे प्रोग्राम में बोलने का, उससे भी बड़ा सौभाग्य दिया इतने अच्छे प्रोग्राम को सुनकर कुछ सीखने का। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भाई। फिर जब सब चीजें नॉर्मल होगी आपसे दुबई में फिर खाना चलेगा।
बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू आनंद भाई। आपके बड़प्पन की सबसे बड़ी दास्तान यही है कि आप हर चीज को पर्सनलाइज कर देते हैं। इट्स वेरी गुड टू हियर फ्रॉम यू एवरी टाइम। और जो है मतलब मुझे वही लग रहा है कि पूरी याददाश्त आपने ताज़ा कर दी इतनी दफा की मुलाकात की। सो गुड लक टू यू, और फिर मुलाकात आपसे होगी जरूर। थैंक्स अ लॉट। और मूविंग ऑन, चूंकि वक्त हमारे पास जरा टाइट है, मुकाबला सख्त है, मैं डॉक्टर झा को इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी हैं, स्पेशली क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैक्सीन। चूंकि उसका जिक्र किया, उबैद भाई ने भी किया, आनंद भाई ने भी किया, तो वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन मेरे ख्याल से सबसे पहले हम एड्रेस करें तो बेहतर होगा। तो हमें 3 रीजंस बताइए डॉक्टर झा कि किस वजह से लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप क्या मशवरा देंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो आनंद भाई को मैं फिर से काफी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे बारे में इतनी सारी बातें कही। हम लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि मानवता की सेवा करने के लिए हम आगे आए, और जो भी सामने चुनौती है उसे सहर्ष स्वीकार करें। रहमान फाउंडेशन का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बोलने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी चीज का वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार हो जाए। वैक्सीन बनने में काफी वर्षों लगते हैं, और उन्हें टेस्ट करना, उसकी एफिकेसी को देखना, उसकी सेफ्टी को देखना, और उसके बाद पब्लिक में इसको लाना, क्योंकि इतनी अर्जेंसी थी, इस बार लोग तबाह हो गए थे। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि फर्स्ट लहर जो खत्म हुआ, उसके खत्म होते होते वैक्सीन आ गई। लेकिन दुर्भाग्य यह हो गया कि जब लहर खत्म हुआ तब वैक्सीन शुरू हुआ, और लोगों ने समझा कि अब तो लहर चला गया, अब क्या इसकी जरूरत है। तो मैं एक वाक्य आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको मार्केट के खुलने का इंतजार है तो कोरोना वायरस को भी मार्केट के खुलने का इंतजार है। अब वो दोबारा मूर्खता ना करें। दूसरी लहर भी फिर चली गई, इसका मतलब फिर से वो गलती ना करें जो कि पहले आपने किया था कि लहर खत्म हो गई, अब वैक्सीन की क्या जरूरत, और किस तरह से तबाही मची वो आपने देखा ही है। अभी भी लाखों की संख्या में डेली इन्फेक्शन हो रहे हैं, 1,32,000 कल भी हुए थे। तो लॉकडाउन ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, आर्थिक तबाही भी उतनी ही हो जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं, इसलिए इसको खोलना भी जरूरी है। तो पहला कारण यह है जो वैक्सीन लें कि पहले वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने 1 साल के अंदर आपको ये वैक्सीन दी, और वो इतनी इफेक्टिव थी कि आपको लग रहा होगा कि वैक्सीन जिसने लिया उसको भी हो गया इन्फेक्शन, लेकिन अगर आप रेट ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे और रिकवरी रेट देखेंगे और डेथ रेट देखेंगे तो बहुत ही कम है। डेथ हुआ है, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि जिसने वैक्सीन लिया उसका भी तो हो रहा है इन्फेक्शन, उसका भी तो डेथ हो रहा है, वो लाखों में एक है। पिछली बार बहुत सारे डॉक्टर्स मारे गए थे, इस बार बहुत सारे डॉक्टर्स ने वैक्सीन लिया, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जिसने नहीं लिया उसका इस बार डेथ हुआ। या बहुत सारे डॉक्टर्स भी जिसको कि बहुत सीवियर डिजीज है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी सप्रेस करने की दवाइयां वो ले रहे हैं, लंग का प्रॉब्लम है, तो उनका भी डेथ हुआ है। लेकिन फिर भी इस बार भी यही आया है सामने कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था या जिनको सेकेंड डोज नहीं लिया था उनको ये इन्फेक्शन हुआ। इसलिए फर्स्ट रीजन कि अगर आप अपने देश को और तबाही से बचाना चाहते हैं तो वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन अभी भी मुश्किल से 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने की दोनों वैक्सीन लिया है, करीब 11% 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने की सिंगल डोज लिया है, तो टोटल अभी 15% तक ही लोग वैक्सीन ले पाए। 85% लोग ऐसे हैं जिसको कोरोना अभी भी हो सकता है, और वो कैरियर बनेंगे और दूसरों की लाइफ को तबाह करेंगे। आप याद करिए वो दिन जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सडनली कहां से बना पाएंगे, उतनी जरूरत नहीं थी, पहले उतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन एकाएक डिमांड 30 गुना 40 गुना बढ़ गई। तो फिर ऑक्सीजन के लिए लोग, एक ऑक्सीजन का रेट ऑफ सप्लाई कम हो जाता था कि लोग लाइन से मर जाते थे। ये तबाही किसने की? वैक्सीन के आने के बाद भी सिर्फ आपकी अज्ञानता, सिर्फ आपका यह कि वैक्सीन पता नहीं कितना इफेक्टिव है। और उसमें से कुछ दुर्भाग्य हुआ कि कुछ लोग अपना नाम रोशन करने के लिए वैक्सीन के अगेंस्ट में बोलने लगे
कि मेरे नाम कुछ टीवी चैनल देखेंगे, चाहे तो वो धर्म के गुरु हों या राज के गुरु, और वो तो वैक्सीन ले लेते हैं चुपचाप, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अपनी मीडिया में अपने पहुंच को बनाने के लिए, वो अपने को दिखाने के लिए कि वैक्सीन के अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और एक नेता या एक धर्म गुरु के कहने से कितनी तबाही मच सकती है, आप इसको देख ले लो, मत लो, नहीं लेना चाहिए। कोरोना इतना फैला कि वो पूरी तबाही उसने भारत में कर। इसी से बचने के लिए अब ये जरूरी है कि अब वैक्सीन अब जरूर लें, भले ही ये सेकेंड वेव खत्म हो गया, खत्म हो रहा हो, क्योंकि थर्ड वेव आना तय है। अगर ये वैक्सीन कम से कम 50% 60% पेनिट्रेशन नहीं हो पाए पॉपुलेशन में, तो थर्ड वेव आएगा ही, और इस थर्ड वेव में बच्चे मारे जाएंगे जो कि अभी अनसेफगार्डेड है, जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, और वो स्कूल कॉलेज से निकलेंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई भी बहुत दिन से रुकी हुई है। कब तक उन्हें आप घर में बैठाओगे? तो ये बड़ों की बच्चों की फ्यूचर के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए सोचिए। अगर आप समाज में एक शील्ड बनाते हैं, इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, कि वायरस ट्रांसमिट नहीं होता, अगर आपको वैक्सीन लग गया तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होगी, तो आप इन्फेक्शन भी हो जाएगा तो वायरस वहीं पर किल हो जाएगा और आप दूसरों को फिर इन्फेक्ट नहीं करोगे। इसलिए वैक्सीन लेना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वैक्सीन लेना इसलिए जरूरी है कि ऑक्सीजन की तबाही, ऑक्सीजन की जो मारामारी हो रही थी, जो ब्लैक मार्केटिंग दवाइयों की हो रही थी, भले ही दवाई इफेक्टिव हो ना हो, नाम उछल गया रेमडेसिविर का, भले ही इफेक्टिव ना हो, फिर भी लाखों के दाम में लोग बेच रहे थे, काली बाजारी हो रही थी। इसका गुनाहगार कौन है? वो लोग जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है। हम डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर ऐसे वैक्सीन तैयार कर दी, लेकिन आप फिर भी नहीं लिए। इसलिए अभी भी वो समय है कि वैक्सीन का वैन चल पड़ा है, लेकिन भीड़ अभी भी नहीं। आश्चर्य की बात है, लोग सिर्फ बोलते हैं वैक्सीन की कमी है, ये वैक्सीन भेज दिया बाहर, लेकिन जो वैक्सीन है उसको लेने वाले तो आगे आओ। वैक्सीन की जरूरत होगी, डिमांड होगी, तभी तो लोग और सरकार बनाएगी। हाँ, वैक्सीन लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि कोरोना भी आया, बहुत सारे कोरोना समझ लीजिए कि फ्यूचर में और आने वाले, अभी खत्म नहीं हुआ। तो एक हेल्थ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है देश में, कितनी जल्दी हम वैक्सीन बना सकते हैं, कितनी जल्दी हम वैक्सीन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, कितनी जल्दी लोगों को मॉनिटर कर सकते हैं किसने वैक्सीन लिया, कितनी जल्दी हम समाज में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। ये सब काम हमारा है, हम वैज्ञानिकों का है, हम डॉक्टर्स का है, हम नेताओं का है, जो कि लोगों को प्रेरित करें कि इस तरह की तबाही अगर फ्यूचर में आए, हम लोग तैयार हैं। मानवता अगली सीढ़ी पर जाने वाली है। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लेना इसलिए भी जरूरी है कि जल्दी ही इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए आपको पासपोर्ट में वो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि आपने दोनों वैक्सीन लिया है कि नहीं, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और कुछ दिन में ही इंटरस्टेट ट्रैवल भी बैन हो सकता है, जब तक आपके आधार कार्ड से वो इंफॉर्मेशन लिंक नहीं होगा कि आपने वैक्सीन नहीं लिया है, तो वो भी जरूरी है। और तीसरा, मानवता के लिए आपको अपने जान का खतरा नहीं। आप सोचते हैं मेरा जान जाए चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप कैरियर ना बने, आप सुपर स्प्रेडर ना बने। आप उन बच्चों की जिंदगी को देखें जिनकी जिंदगी रुकी हुई, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आप उन बिजनेसमैन को देखें जो कि बिजनेस बंद करके करोड़ों को लोन लेके बैठे हैं और अपनी लोन को क्लियर नहीं कर रहे। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ आपकी अज्ञानता के कारण, आपके इग्नोरेंस के कारण, आपकी लापरवाही के कारण। इसलिए वैक्सीन जरूर लें, और यही 3 कारण मैं बताना चाहता था कि वैक्सीन आप क्यों। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई थिंक इससे क्लियर मैसेज नहीं जा सकता था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम के ताकि हम बिल्कुल अनइक्वोकली ये कह सकें कि इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मगर हैविंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशलिस्ट सच एज यू ऑन द प्रोग्राम, में एक और छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे, आपके फील्ड से रिलेटेड। ब्रेन और स्पाइनल के इश्यूज कितने आपने कोविड के ऑनसेट के बाद फेस किए हैं और उसके क्या चैलेंजेस रहे हैं? अगर आप वो सम अप कर सकें तो I'll let you go after that. मैं कहता हूं कि ब्रेन और स्पाइन का तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ब्रेन में कोविड के कारण से ब्लड वेसल का ब्लॉकेज होना और ब्रेन के इंसेफ्लाइटिस होना बहुत रेयर है। देखिए, कोविड के कारण से ब्रेन में डैमेज हुआ है और सडन ब्रेन का अनकॉन्शियस कोमा में पेशेंट भी आए। फर्स्ट कॉज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कोरोना भी था, लेकिन ऐसे केस कम थे। और दूसरा बात है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत रेयर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। तो वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन हजारों में। उससे आप ये मत डरें कि वैक्सीन के कारण से मुझे कुछ हो जाएगा। और ब्रेन और स्पाइन के प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन वेरी रेयर हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और जिसको होता है वही, जिसको की इम्यूनिटी कम है, जिसकी की मानसिक सोच बहुत स्ट्रेस में है। और ये भी आपको एक मेंटल रिलेटेड, जो न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड, मैं आपको फिर से बता दूं कि मास्क तो आप पहनते हैं, आउटर मास्क
is much less important than the inner mask. Inner mask के बाद मैं कह रहा हूँ कि आपकी इम्यूनिटी, आपके रेड ब्लड सेल्स, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके एंटीबॉडी जो बनाने वाले सेल्स हैं, वो आपके इनर मास्क है, वो आप स्ट्रॉन्ग करिए। वो आप स्ट्रॉन्ग खाने पीने एक्सरसाइज से तो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने तनाव को कम करें। जो दहशत फैलती है उससे लोग डरे इतने होते हैं कि उनकी इनर इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा हुआ कि जिसको कोरोना हुआ वो कितना मास्क पहनते थे, घर में भी पहन के लोग डरे डरे रहते थे, फिर भी कोरोना हो गया। तो मास्क काम नहीं देता। मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है आपकी इनर मास्क, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल स्ट्रेस कितना कम है। और वो जितना होगा उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आप एक्सपर्ट से मिलकर, हम लोग अपने पेशेंट्स को पूरा कोर्स करवाते हैं कि कैसे मेंटल स्ट्रेस कम करते हैं, उसको मेजरेबल लेवल पे हम कम करा करके उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए मेंटल स्ट्रेस भी कम करना उतना ही जरूरी है, वो आपका इनर मास्क स्ट्रॉन्ग करना भी उतना ही जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर झा। आई होप कि आप हमारे साथ रहेंगे। मैं अगले दोनों डॉक्टर्स का भी कुछ इनपुट्स ले लूं, फिर आपके लिए स्पेसिफिक सवाल भी कुछ आए हुए हैं, मैं जरूर पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट मी मूव ऑन टू डॉक्टर सैयद रजा। थैंक्स फॉर द टाइम डॉक्टर साहब। मिसयूज ऑफ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां लोगों ने पैनिक करके या लैक ऑफ अवेलेबल सप्लाईज की वजह से बहुत सारे मेडिकेशन खुद से किए, कुछ तो मजबूरी भी शायद रही हो। आपके हिसाब से ये कितना बड़ा फैक्टर रहा है और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, डॉक्टर रजा? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल रहमान 30 का, और हमारे चीफ गेस्ट आनंद कुमार जी का भी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हम लोगों के बारे में। तो पहला ये है, जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, वन शू डज नॉट फिट ऑल। और इसी तरह से हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो इसी तरह से हमारे लिए एक पेशेंट दूसरे से अलग है। कोविड पेशेंट जो है, एक कोविड पेशेंट दूसरे कोविड पेशेंट की तरह नहीं है, दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये ज़रूरी है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो सबको एक तरह से अफेक्ट, पहली बात तो ये है कि वो नहीं करता। और कोविड इन्फेक्शन को थोड़ा सा मैं समझा दूं, मैं यहाँ पे मेडिसिन नहीं पढ़ाने आया हूँ, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको समझनी चाहिए कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में होती हैं। पहला स्टेज जो है जहाँ पे वायरस रेप्लिकेट करता है या मल्टीप्लाई करता है, जहाँ पे आपको जो कॉमन सिम्टम्स है, नज़ला, खांसी का, थोड़े से गले में खराश होना, फीवर होना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे वायरस आपके लंग को अफेक्ट करता है, जहाँ से आपको सांस फूलती है, आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है, खांसी उठे ज़्यादा आती है, बलगम थोड़ा ज़्यादा आने लगता है। और थर्ड स्टेज है जो ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी के वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो मरीज थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से जो डिजीज की सीवियरिटी है वो भी डिवाइडेड है, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट, सीवियर एंड सीवियर। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो इसी के हिसाब से फिजिशियन को ये तय करना है कि किनको किस तरह की दवा दी जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो मार्केट में कुछ लोगों ने मुझे भेजा था इंडिया से ही, व्हाट्सएप पे ये सारे लोग भेज रहे थे, ये कोरोना किट के नाम से कुछ चल रहा था, जिसमें कि 2-3 एंटीबायोटिक्स दी गई थी, उसमें शायद स्टेरॉइड भी था। उसके अलावा आइवामेक्टिन, जो बाद में मैंने खुद गूगल किया वो क्या है, वो एंटी हेलमिंथिक है, जो कीड़े मारने की दवा है। और कुछ ब्लड थिनर्स हैं और कुछ चीज़ें और हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जो घोल कहते हैं, एक घोल पिला देना एक मरीज को और हर मरीज को एक तरह से ट्रीट करना, वो मेरे ख्याल से कतई सही नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी। और फिर जो डेक्सामेथासोन का आपने सुना होगा, या रेमडेसिविर का जो सुना होगा, कि डेक्सामेथासोन सबको चल रहा है, लोग जो कतार में लगे हैं, ब्लैक मार्केट में जा रहे हैं, रेमडेसिविर खरीद रहे हैं और डेक्सामेथासोन खरीद रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि फिजिशियन, ये जो मेडिसिन से फिजिशियन को ये डिसाइड करना होगा, असेस करना होगा पेशेंट को, किनको डेक्सामेथासोन देना है, किनको नहीं देना है। तो यहीं पे बात हो जाती है कि एक फिजिशियन और एक अच्छे फिजिशियन में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे फिजिशियंस वो दवा लिख देते हैं, 10-12 दवाएं मैंने भी देखे, बहुत से प्रिस्क्रिप्शन आते थे मेरे पास इंडिया से
किसी को 10 दवाएं हैं, किसी को 12 दवाएं हैं, इस तरह की दवाएं चल रही थी। तो अच्छा फिजिशियन ये वो होता है जो दवा मरीज को देख करके असेस करके जो दवाएं जरूरी है वो दे, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, दवा स्टार्ट तो फिजिशियंस कर देते हैं, लेकिन वो फिजिशियन अच्छा होता है जो ये देखता है कि वो मेडिसिन उसे नुकसान तो नहीं कर सकती, और जो आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया उससे बंद कब करना है। तो ये सब मॉनिटरिंग वाला काफी जरूरी है। तो डेक्सामेथासोन का आपने देखा है, जो ब्लैक फंगस, मेरे ख्याल से डॉक्टर फातिमा उसके बारे में बात करेंगी। तो ये सारा इसी का नतीजा है कि जो स्टेरॉइड्स जो चला है, काफी हाई डोजेस में चला है, डायबिटीज को चला है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई ब्लड शुगर की, और इस वजह से जो कॉम्प्लिकेशन देखने में आ रहा है जी, और कोविड इन्फेक्शन ही नहीं, उसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सारा है मिसयूज ऑफ ड्रग्स। राइट। अच्छा, दो चीजें मैं शॉर्ट में और बताना चाह रहा हूँ जी, जो इम्पोर्टेंट है बताना। नंबर 2 के आजकल देखें, जो मैं कहता हूँ कि नीम हकीम खतरे जान हर जगह मंडरा रहे हैं, और आजकल मोबाइल फोन हर किसी के पास है, वो एक छोटा सा वीडियो बनाता है एंड ही sort of poses himself to be a medical person। वो किसी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड का नाम ले लेता है, लेकिन वो बंदे हैं जो कभी आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, कभी वैलिडेटेड नहीं है, वो जो उनका स्टेटमेंट्स है वेरीफाइड नहीं है। तो इन चीज़ों से बचें। और जो हमारे जो मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ कि प्लीज स्टॉप डिस्कसिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक डोमेन। क्योंकि ये होता है कि लोग पब्लिक है, वो दवा का नाम सुन लेते हैं, डोज समझ लेते हैं, लेकिन वो फिर जो होता है सारा कुछ मिसयूज होता है, और उस जो प्रॉब्लम में आते हैं वो कॉमन लोग आते हैं फिर। जी, थर्ड चीज जो मेरे ख्याल से ये बातें हो गई हैं, जो वैक्सीन के बारे में मैं बता रहा था, कि हम लोग कहते हैं कि वी आर एट वॉर विद कोविड। तो वॉर में जाने के लिए आपको जो चाहिए वेपन चाहिए, तो वो वेपन हमारे पास इस वक्त एक ही है, वो है वैक्सीन। वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वक्त, यकीन माने, ना रेमडेसिविर इसका ट्रीटमेंट है, ना डेक्सामेथासोन इसका, ना इवामेक्टिन, ना कोई एंटीबायोटिक्स है। वायरस 85% लोगों में अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी विकल्प है जिसे कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। इसलिए मैं भी अपने तरफ से ये जरूर दोहराना चाहूंगा कि वैक्सीन जरूर लगना चाहिए, और जल्द से जल्द आप लोग वैक्सीन लें। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर रजा। मैं 2 चीजें छोटी छोटी आपसे और क्लैरिफाई करता चलूं। मैं म्यूकर और माइकोसिस के लिए तो डॉक्टर फातिमा के पास जाऊंगा, मगर फंगल इन्फेक्शन के जो जनरल रिस्क फैक्टर्स हैं वो किस तरह से आप लोग आउटलाइन करते हैं, और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लोगों को लेना चाहिए? जी, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। जो फंगल इन्फेक्शन है, देखें, फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगस मैं बताऊं, वो दो तीन तरह के जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो है। जो अभी चला, जो ब्लैक फंगस की बात हुई, बहुत ही रेयर है। हम लोगों ने म्यूकर माइकोसिस तो हम लोगों ने पढ़ा भी है मेडिसिन में। तो लेकिन जो कॉमन फंगस वो कैंडिडा इन्फेक्शन है, जो व्हाइट फंगस कहलाता है। तो वो बहुत ही कॉमन है, और खासकर उन लोगों में देखा गया जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो डायबिटिक्स हैं। ये तो मतलब इंडिया में तो काफी लोग डायबिटिक हैं, इनमें काफी ज्यादा पाया जाता है जो व्हाइट फंगस। लेकिन इनकी जो डिजीज सिवियरिटी वो भी मुख्तलिफ होती है। कॉमन ये होता है कि जो ओरल थ्रश कहते हैं, मुंह में फंगस, व्हाइट फंगस हो जाना, स्किन पे हो जाना, प्राइवेट पार्ट्स पे हो जाना, नेपी रैश जो बेबीज में होता है, ये सब जो व्हाइट फंगस है, और इसे ट्रीट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये फंगस अगर सिस्टम में चला गया, आपके दूसरे बॉडी के हिस्सों में चला गया, ऑर्गन्स में चला गया, तो वो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है वो। तो रिस्क फैक्टर्स जो है, एक तो है कि जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी ऐसी कम होती है। उसके अलावा वो कुछ इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हो, या जो डायलिसिस पे हो, जिनके ट्रांसप्लांट हो गए, इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन चल रही है, और उसके ऊपर से जो स्टेरॉइड दे दिया जाए डायबिटीज को, ये सब सारी चीजें रिस्क फैक्टर्स बन जाती हैं। दूसरी चीज जो है, जो ये फंगस है, 2 चीजें पसंद करता है। एक तो शुगर है, तो इसलिए शुगर अपना बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करें, और दूसरी चीज है मॉइस्चर या पानी। तो आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन जो लोग ले रहे थे उसमें ह्यूमिडिफायर्स होते हैं। बहुत से लोग जो भाप लेते हैं या स्टीम लेते हैं, वो भी मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करें अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, अगर डायबिटिक है तो। प्लस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स है, ये सब चीजें में मॉइस्चर हो जाता है, तो वो सब चीजें अवॉइड करें। तो वो सब रिस्क फैक्टर्स हैं।
ओके, आपने डायबिटीज की बात की और ये एक ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन है जो सबसे ज्यादा सुनने में आई है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कोविड के जो डायबिटिक्स हैं वो बहुत कॉशियस रहे। तो इसमें सिम्टम्स और इसका क्या वो है, एक जरा आप अगर ब्रीफली समझा दें कि अगर कोई डायबिटिक है और वो रिकवर भी हो गया है कोविड से तो फिर भी शुड ही वरी अबाउट फंगल इन्फेक्शन, ही और शी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें देखें, वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, एहतियात जरूर बरतें। पहली चीज तो यह है कि अगर डायबिटीज जिनकी भी है तो डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें, और जो डायबिटीज को कंट्रोल करें वो डॉक्टर के सलाह मशवरा के बाद ही करें। बहुत से लोग हैं जो इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, अपनी डायबिटीज खुद ही ट्रीट करने लगते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि ब्लड शुगर वो बढ़ा हुआ ही रहता है, उनको लेवल भी पता नहीं होता कितना सही है कितना नहीं सही है। सही। तो डायबिटीज को ट्रीट करें। फंगल इन्फेक्शन जो है, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल है तो चांसेस बहुत ही कम है, अगर आपने स्टेरॉइड वगैरह नहीं लिया है तो आप बस अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, खाएं पिए, नॉर्मल शुगर कंट्रोल रखें, तो मेरे ख्याल डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो म्यूकर माइकोसिस चल रहा है, ये पूरे इंडिया में जो फिगर्स मैं जानता हूँ वो 300 350 से ज्यादा नहीं है, तो पॉपुलेशन को देखते हुए ये बहुत ही कम है। ओके। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जो फंगस इन्फेक्शन अगर सिम्टम्स जो हैं अगर आपको थोड़ा सा लगे, लेकिन आप डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपने अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि जो म्यूकर माइकोसिस जो डॉक्टर फातिमा बात करेंगी, नाक से शुरू होकर के ऊपर साइनसेस में जाता है, फिर आंख में जाता है, फिर ब्रेन में जाता है, तो अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है उसका। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा, जरूर बात करेंगे इस पे, मगर आप हमारे साथ बने रहिएगा डॉक्टर रजा, बिकॉज वी आर कमिंग बैक टू यू विद अ फ्यू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंशाल्लाह। बट थैंक्स फॉर ऑल द इनपुट्स एंड थैंक्स फॉर हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। डॉक्टर फातिमा, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर पेशेंटली फॉर दिस लॉन्ग, मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको भी इमीडिएटली टैकल करने की जरूरत है। एज समवन हु हैज बीन डीलिंग विद दीज केसेस हेड ऑन, आपको म्यूकर माइकोसिस के कॉजेज, इफेक्ट्स और व्हाट नीड्स टू बी डन गोइंग फॉरवर्ड, हाउ विल यू सम इट अप डॉक्टर फातिमा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रहमान फाउंडेशन में बुलाने के लिए इस मंच पे फॉर दिस टॉपिक डिस्कशन, एंड रियली थैंकफुल टू आनंद जी एंड एहतशाम जी फॉर टेकिंग इट फॉरवर्ड। थैंक यू। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है वाइल सीइंग कोविड पेशेंट्स, लास्ट ईयर की वेव और इस ईयर की वेव में पोस्ट कोविड सिम्टम्स में काफ़ी डिफरेंस था। लास्ट ईयर पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो थे इतने सिवियर नहीं थे, इस बार थे। तो इस बार ये कहा जा रहा है एज वायरस वाज मोर विरुलेंट, वायरस बहुत पावरफुल हो चुका था, इस वजह से ये इम्यूनिटी भी लो करता गया। बेसिकली अगर म्यूकोर माइकोसिस की बात करें, पोस्ट कोविड इन्फेक्शन में जो सबसे सिवियर देखा गया है, पोस्ट कोविड मतलब जो कोरोना होने के बाद भी आपको इन्फेक्शन चला जा रहा है, तो म्यूकोर माइकोसिस में ये सबसे सिवियर देखा गया, जिसको ब्लैक फंगस से बोला जा रहा है। एवरीबडी इज पैनिकिंग अबाउट इट कि जरा से भी सर दर्द में सबको लग रहा है ब्लैक फंगस हो गया है, दे आर पैनिकिंग एंड रीचिंग हॉस्पिटल्स। सो म्यूकोर माइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी थी। इट्स अ रेयर डिजीज, इसमें डेथ रेट थोड़ा हाई होता है, मोर्टेलिटी रेट इट्स 50% मोर्टेलिटी रेट। ये म्यूकोरमाइकोसिस, दिस फंगस इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, इट्स एवरीवेयर, इट्स इन द सॉइल, इट्स इन द एयर, इट्स अराउंड अस, लेकिन ये हर किसी को नहीं होता। ये जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेनली, जो पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो, जो इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयों पर हैं, या फिर कैंसर के पेशेंट्स जिनको कीमो चल रही है, उन्हीं में देखा गया था। इस बार ये सेकेंड वेव में पोस्ट कोविड देखा गया है, इट्स कॉल्ड एज CAM, कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये इसमें स्पेशली जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक थे, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी लेवल काफी लो हो चुका था। तो ये फंगस का क्या करता है, ये इट एंटर्स, ये आपकी म्यूकोसा में जगह बनाता है, इट एंटर्स थ्रू योर नोज। तो ये इट एंटर्स थ्रू योर नोज, इट ईट्स अप योर म्यूकोसा, हड्डी, कार्टिलेज, सब ये इफेक्ट करता है। मेन सिम्टम्स जो देखे गए हैं, डिस्कलरेशन नाक पे होना, चीक्स पे काले धब्बे पड़ना, आई और नोज के आसपास पेन, सिवियर हेडेक कि आप सो ना पाए, स्वेलिंग हो रही है एक फेस पे, पॉपिंग आउट ऑफ आईज, रेडनेस ऑफ आईज। अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं एंड ऑलरेडी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है कि आप अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, इवन इफ कंट्रोल डायबिटिक में भी ऐसा कुछ दिखता है, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, स्पेशली जो एडमिटेड थे, तो उनको फौरन ही स्पेशलिस्ट एडवाइस लेना जरूरी है। दे हैव टू गो टू द ENT स्पेशलिस्ट। मेन है कि इससे कैसे बचें, हाउ टू अवॉइड। सब लोग कह रहे करें क्या क्या करें अगर कि ना हो।
तो इसमें मेन यही है कि एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ वाइटामिन, अपने मर्जी से स्टेरॉइड लेना ओवर द काउंटर जाके, क्योंकि यहाँ फार्मेसी में आराम से मिल जाता है, आप जाके बोलेंगे मेड्रोल दे दो, डेक्सामेथासोन दे दो, आपको मिल जाएगा। तो अपने से मेडिकेशंस लेना, अपने से बिना फिजिशियन के एडवाइस से स्टेरॉइड स्टॉप कर देना, और डायबिटीज की जैसे डॉक्टर सैयद रजा ने भी कहा अपने से इलाज करते रहते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि गलत हैं। कुछ और चीजें जो सामने आई हैं, जैसे कि डॉक्टर रजा ने कहा ह्यूमिडिफायर जो यूज हुआ था ऑक्सीजन लेने में, तो एक ह्यूमिडिफायर लगता है, उसमें पानी भरा जाता है जिसमें बबल आता है, वो बॉईल नहीं हो रहा होता है, वो बस ह्यूमिडिटी देने के लिए होता है, वो मिक्स होकर ऑक्सीजन से यू इनहेल इट। तो जो ह्यूमिडिफायर में पानी यूज हुआ वो क्या साफ था, क्या ह्यूमिडिफायर सफाई से यूज किया गया, क्लीन था कि नहीं। अभी केसेस इतना ज्यादा केसेस थे कि कुछ स्टेरिलाइजेशन और इन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, नो डाउट, बिकॉज ऑफ द वर्कलोड। एंड हेल्थ के वर्कर स्टाफ्स भी बीमार हुए हैं थोड़े से, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वर्कलोड भी बढ़ गया था काफी, और इंडिया की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो इसको नजरिए में रखते हुए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीजन, लोगों ने घरों में 92-93% पे भी ऑक्सीजन लगाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि गलत बात है, ऐसे नहीं करना है अनलेस अंटिल यू आर एडवाइज्ड टू डू सो। एंड बहुत से कुछ एक आध कुछ ऐसे कुछ परसेंट, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा, कुछ ऐसे केसेस जो हमें नजर में आए हैं, उसमें है कि कुछ पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं थे, जो डायबिटिक भी नहीं थे, जिन्होंने स्टेरॉइड भी नहीं ली थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उन्होंने स्टीम काफी 5-5, 6-6 बार दिन भर में ली है। अब वो जो स्टीमर जिससे ले रहे हैं, क्या वो उसको सही से स्टेरिलाइज क्लीन कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही रखा हुआ है, क्या उसको सनलाइट में एक्सपोज कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, काफी सारी चीजें हैं। वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन द कॉज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस स्टिल। ओके मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है, अगेन चूंकि हम वैक्सीन के ऊपर बार बार आ रहे हैं, वैक्सीन का क्या रिलेशनशिप है म्यूकोरमाइकोसिस से? इज इट गोइंग टू गेटिंग वैक्सीनेटेड, इज इट गोइंग टू प्रिवेंट फ्रॉम अ पेशेंट फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द डिजीज? Okay, so mucormycosis is not the direct reaction of COVID. है ना? So Right. we देखा गया there are many other reasons immunocompromised level में. So of course vaccination एक ऐसी चीज है जो आपको बचाएगा from COVID. So जब आप COVID से बचते हैं indirectly you are you're escaping mucormycosis as well. So वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। आजकल सबके दिमाग में यही चलता है कि वैक्सीन लें कि नहीं लें, दूसरा ले तो कौन सी लें। सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन तो लेना ही है आपको। वैक्सीन इज द ओनली वे आउट ऑफ पैंडेमिक। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद 2 डोज के बाद भी कोरोना नहीं होगा। बहुत कम लोगों में देखा गया है सेकेंड डोज के बाद भी कोरोना हुआ है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी अपनी दादी जिन्होंने 89 ईयर्स की हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी एक लंग ऑलमोस्ट निमोनिया से खत्म हो चुकी है। उन्होंने 2 वैक्सीन ली हुई थी, उनको कोरोना हुआ, वो 5 दिन एडमिट हुई, वेंटिलेटर पे भी नहीं गई और वो सेफली वापस आ गई। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कोई सियासी वैक्सीन या कोई इसमें मजहबी मामला नहीं है। हर चीज की वैक्सीन होती है। वैक्सीन के लिए वी शुड ऑलवेज गो अहेड एंड सबको जल्द से जल्द जाके वैक्सीन लगवाना चाहिए जो सी भी अवेलेबल है। तो एक क्वेश्चन जो अगेन इससे रिलेटेड है, साइड इफेक्ट्स, जिसके ऊपर डॉक्टर झा ने थोड़ा रोशनी डाला। इफ यू कैन एक्सप्लेन साइड इफेक्ट्स किस लेवल तक होते हैं और उससे कैसे टैकल किया जा सकता है? तो कोई भी वैक्सीनेशन जब लगती है तो उसके लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉमन लोकल साइड इफेक्ट्स मतलब जिस तरफ आपको वो वैक्सीन लगी है, जहां हाथ में आपको लगी है वो वैक्सीन, वहां पे स्वेलिंग, रेडनेस, पेन रहेगा। जो थोड़े ज्यादा इफेक्ट्स वो दिखते हैं कि फीवर आता है लोगों को, बॉडी एक होता है, कुछ लोगों को 4 से 5 दिन भी हो जा रहा है, फिर वो सेटल हो जाता है। बट देन इन फ्यू केसेस, बहुत ही कम, लाइक 1 लाख में एक, जैसे डॉक्टर झा बता रहे थे, 1 लाख में एक को कोई बहुत सीवियर साइड इफेक्ट हुआ होगा। जैसे उन लोग का ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। बट यू हैव टू सी द रिस्क और बेनिफिट दोनों देखते हुए आगे चलना है। और ये वैक्सीन जो है एनीवन अबव 18 कैन टेक इट। इवन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं बच्चों को, वो भी ले सकती हैं। और बस जिन लोग को एक ही कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब मना है लगाना, जब आपको ऑलरेडी इससे कोई एलर्जी हुई हो पहली डोज से, तो आप ना लगाएं। अगर आप कैंसर या आर्थराइटिस इन सब के पेशेंट हैं, एक बार अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से बात करें और वैक्सीन आप भी लगवा सकते हैं। इवन डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट आल्सो दे कैन गेट वैक्सीन।
ग्रेट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर फातिमा। आप बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑडियंसेस ने भेजे हैं। आई विल कम बैक, बट मैं सिर्फ डॉक्टर रजा के पास जाना चाह रहा हूं और डॉक्टर झा के पास जाना चाह रहा हूं। एक डॉक्यूमेंट मुझे शेयर किया डॉक्टर रजा ने, बड़ा इंटरेस्टिंग, 20 मिथ्स अबाउट वैक्सीन। उसमें नंबर 1 था, ये था कि आई हैव ऑलरेडी हैड कोविड-19, आई डोंट नीड अ वैक्सीन। डॉक्टर झा, कैन यू शेड लिटिल बिट ऑफ लाइट ऑन इट कि जो जिसे ऑलरेडी हो चुका है कोविड-19 उसे वैक्सीन लेना जरूरी है या नहीं है? एंड देन आई विल कम टू डॉक्टर रजा। देखिए, जो कोरोना से बचने के लिए जो कोरोना वायरस होती है, इन्फेक्शन होने के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडी तो पैदा हो जाती है, लेकिन ये देखा गया है कि जिसको कोरोना एंटीबॉडी है, लेवल होता है, उतना ज्यादा नहीं होता जो कि वैक्सीन लेने के बाद होता है। क्योंकि वैक्सीन को बनाया ही इसी जाता है कि वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को एक्साइट करे, और नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है उसमें एंटीबॉडी टिटर मैक्सिमम तो आप 100-200 के बीच में खा सकते हैं, 50, 60, 70, 80। लेकिन जिसको सिंगल डोज मिला है उसको करीब 400-500 तक पहुंच जाता है एंटीबॉडी टिटर लेवल, और डबल वैक्सीन के बाद तो 1500-1600 भी चला जाता है। तो जिसको कोरोना हो चुका है उसको एंटीबॉडी टाइटर होगा, उसको लड़ने की क्षमता थोड़ी सी होगी। और दूसरा यह है कि जो वैक्सीन बनाया गया है वो 2-3 स्ट्रेन को ब्रॉड कवरेज के साथ बनाया गया है। तो जो आपको इन्फेक्शन हुआ तो एक ही वायरस के साथ करके एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन दूसरी स्ट्रेन जो होगी वो आप नहीं बच पाएंगे। लेकिन कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है वो ब्रॉड होती है और 2-3 स्पेक्ट्रम जो वायरस म्यूटेट भी कर जाता है, तो जो उसका जो ब्रॉड रेंज है उसको भी आपको दिला सकता है, और टाइटर लेवल ज्यादा होता है। इसलिए कोरोना हो भी गया हो फिर भी आप वैक्सीन लगाएं, क्योंकि आपकी एंटीबॉडी लेवल जो है बहुत ज्यादा होगी, और डबल वैक्सीन के बाद और भी ज्यादा हो जाती है। नहीं तो फिर सिंगल वैक्सीन ही काफी था। डबल वैक्सीन क्यों दिया गया? सिंगल के बाद भी जो एंटीबॉडी लेवल है वो कम होता है और डबल के बाद और ज्यादा हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोरोना हो भी गया है फिर भी वैक्सीन जरूर लगाएं, और अपने माध्यम से दूसरों को कोरोना ना होने दें, और समाज में एक बैरियर बन जाए। जैसे पोलियो में सबको वैक्सीन दिया गया, पोलियो इरेडिकेट हो गया, और पाकिस्तान में अभी भी ये भ्रम है कि वैक्सीन लेने से ये होता है वो होता है, देखिए पोलियो वहां भी हो रहा है। तो सिर्फ ये भ्रम जो है, ये गलत फहमियां जो है, वो कितनी कॉस्टली होती है देश के लिए, आपको ये समझना चाहिए। कोविड-19 एक और मिथ जो बड़ा मुझे स्टार्टलिंग लगा, कोविड-19 वैक्सीन एंटर्स योर सेल्स एंड चेंजेस योर डीएनए। इसको मेडिकल साइंस कैसे डिसमिस करेगी इन कॉमन वर्ड्स, इन सिंपल टर्म्स? तो ये बिल्कुल, देखिए वायरस जब भी आता है तो इसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस बनते हैं, तो वो वायरस एक इंटेलिजेंट प्राणी है, एक छोटा सा है, लेकिन व्हाट इज वायरस इज ए इंटेलिजेंट मैकेनिज्म दैट गोज इनसाइड योर सेल, और आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस को अटैक कर देता है। तो जो वेरी बेसिक है आपके जीवन का वो डीएनए है बॉडी का, वो डीएनए के पहले भी जो आरएनए है उस फॉर्म में वो होता है, किसी भी फॉर्म ऑफ डीएनए वो कन्वर्ट होकर आपके डीएनए को इफेक्ट करते हैं। तो आपकी जो शरीर का जो मूलभूत संरचना है, जो इंटेलिजेंस आपकी बॉडी को गवर्न करती है, वही आपको वो हिला देती है। तो वायरस का इंटेलिजेंस ऐसा है कि जैसे इस सिचुएशन वो फेस करता है, उसको सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जो हम लोग भी सर्वाइव करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, और वायरस भी वही करता है। उसके अगेंस्ट में आप जो भी मैकेनिज्म बनाएंगे तो वो कुछ ना कुछ बदलाव ला करके आपको अटैक करेगा, और आपको फिर उस सब को कवर करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रखना पड़ेगा। म्यूटेशंस होंगे भी तो हम कैसे अपने आप को तैयार रखें। इसीलिए मैं ये कह रहा था अभी कि वैक्सीन लेने से आपके देश का स्ट्रक्चर बन रहा है। आप अब तैयारी कर रहे हैं कि कैसे मेडिकल स्ट्रक्चर तैयार हो, कैसे वैक्सीन की लेबोरेटरी अब तैयार हो, कैसे ऑक्सीजन की फैसिलिटी तैयार हो। इससे वायरस ने हमें अलर्ट कर दिया है कि अपने मेडिकल फैसिलिटी को हम कैसे अच्छा रखें, ताकि फ्यूचर में ऐसे वाले थ्रेट को हम फिर से मुकाबला कर सके और अच्छे से कर सके, और इतनी तबाही, बहुत जान का नुकसान और बिजनेस की तबाही वो ना हो। इसलिए वायरस म्यूटेशन को करता ही है और बदलाव लाता ही है, और उसके लिए हमें ऐसे मैकेनिज्म तैयार करने होंगे कि वायरस को भी हम बीट कर सकें। वो सुपर इंटेलिजेंस है तो हमें और सुपर इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, और साइंस हमें यही हेल्प करता है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रजा। एक परसेप्शन ये भी बनाया जाता है कि जो वैक्सीन में केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, एंड वी डोंट नो अबाउट इट। अगेन फॉर एट अ डॉक्टर्स लेवल इट may साउंड वेरी आउटलैंडिश, मगर अगर आपको सवाल ये पूछा जाता है तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा 1 मिनट में, लेकिन मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ जो प्रीवियस डॉक्टर्स ने कहा। आई थिंक वो जरूरी है इसको थोड़ा सा क्लियर करना।
नंबर वन ये मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी ऑडियंस है यहाँ पे, कि देखें वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती हैं। जो ये इसे इम्यून रिएक्शन कहा जाता है। तो इम्यून रिएक्शन वो है जो आपकी जो बॉडी किस तरह से फाइट करेंगी जब आपको एक्चुअल वायरस जो अटैक करेगा। तो थोड़ा बहुत फीवर हो जाना, थोड़ा सा हेडेक हो जाना, फैटिग हो जाना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज जो ब्लड क्लॉट्स की बात हुई थी यहाँ पे, तो ब्लड क्लॉट्स ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये कॉम्प्लिकेशन है जो 2 वैक्सीन में देखा गया है, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो जॉनसन एंड जॉनसन जो मैं कुछ अब फिगर्स और फैक्ट्स आपके सामने रख दूं, 7 मिलियन वैक्सीन डोजेज जब दिए गए थे जॉनसन जॉनसन के, उसमें सिर्फ 6 ब्लड क्लॉट्स पाए गए। और एस्ट्राजेनेका के जो वैक्सीन दिए गए वो अबाउट 1 मिलियन, जिसमें सिर्फ 4। तो जो फिगर्स बन के आता है, जो परसेंटेज जो है जिनको ब्लड क्लॉट्स पे, वो हुए 0.000001%, जो बहुत ही कम है। तो ब्लड क्लॉट्स का होना ये 1-2 ही वैक्सीन में देखा गया है, तो इससे नहीं डरना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने पूछा था, जो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, ये 2 मॉडर्ना है और दूसरी फाइजर वैक्सीन है। तो ये जो दी जाती है वो आरएनए आपके सेल के अंदर तो जरूर जाता है, लेकिन वो एक साइटोप्लाज्म में रहता है। और जो डीएनए है आपका, वो एक समझे कि एक एनकैप्सुलेटेड है, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। तो आरएनए न्यूक्लियस में वो डीएनए तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो डीएनए से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। राइट। तो ये चीज समझ लें, तो आरएनए बेस्ड जो वैक्सीन है बिल्कुल सेफ है और डीएनए से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। ओके, अच्छा, ग्रेट। आपका जो केमिकल, जी। तो वैक्सीन में हाँ कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, जो उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बनाने की, तो सारे इंग्रेडिएंट्स सेफ हैं। एक इंग्रेडिएंट है जिससे कुछ लोगों को, वो भी बहुत ही कम, रिएक्शन हो सकता है। तो जैसे कि डॉक्टर फातिमा ने बताया कि अगर किसी को किसी वैक्सीन से रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन वो मामूली रिएक्शन नहीं, बिल्कुल सीवियर रिएक्शन जिसे एनाफिलैक्सिस रिएक्शन कहते हैं, जिसमें काफी मरीज सीरियस हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस तरह की अगर हुई है पहले, तो उनको ही वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिनको नहीं देनी चाहिए वैक्सीन। ये जो एक और परसेप्शन डॉक्टर रजा के एक ही डोज काफी है मेरे लिए, आई एम फाइन नाउ एंड माय इम्यूनिटी विल टैकल द रेस्ट ऑफ इट, ये कहाँ तक दुरुस्त है और इसके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? अच्छा, तो देखें, तो वैक्सीन अब कई तरह की हैं, कहीं एक डोज भी दी जा रही है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन इज अ सिंगल डोज वैक्सीन, स्पुतनिक लाइट अगेन इज अ सिंगल डोज वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन जो बनाई गई है, वो ट्रायल्स जो हुए हैं, वो ज्यादातर वैक्सीन के 2 डोजेस हैं। तो पहला डोज जो है वो है ट्रिगर डोज, और दूसरा डोज जो कहलाता है बूस्टर डोज। तो ट्रिगर डोज का मतलब ये है कि जो इम्यून सिस्टम आपकी, उसको जो वैक्सीन जब अंदर जाती है आपके बॉडी में, तो उससे जगाती है, आपका जो सोया हुआ इम्यून सिस्टम है वो जगता है। और जो दूसरी डोज है वो बूस्टर डोज, तो आपका जो थोड़ा सा एंटीबॉडी राइज होता है, उसके बाद जो बूस्टर डोज देने के बाद, तो नाम जो इटसेल्फ इट्स एक्सप्लेनेटरी, कि वो बूस्ट हो जाती है आपकी एंटीबॉडी, बिल्कुल यहाँ से लेवल बिल्कुल ऊपर चली जाती है। तो सेकंड डोज लगाना बहुत जरूरी है, जो बूस्टर डोज है लगाना वो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात जो डॉक्टर झा कर रहे थे अभी, कि जो किसी को कोविड हो गया, उसके बाद एंटीबॉडी बन गई और थोड़ा सा वो वैक्सीन ले या ना ले, तो देखें 2 तरह की एंटीबॉडी बनती है। जिससे कोविड होता है उससे कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडी, जो है कि आपको थोड़ी सी डिफेंस देती है, थोड़ा सा फाइट करने की कुव्वत देती है अगेंस्ट द वायरस, लेकिन वो एंटीबॉडी उतनी ताकतवर नहीं होती है। लेकिन जो आप बूस्टर डोज लगा लेते हैं, जो दो डोजेज है एंटीबॉडी की, वो कहलाती है स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी। तो वही है जो फाइट करेगी वायरस से। तो वो जो एंटीबॉडी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनती हैं। Okay, I think since we have like last 10 to 15 minutes, I'll try to sum up bring as many audience questions, because बहुत सारे लोग बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं और questions भेज भी रहे हैं। पप्पू यादव साहब का एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन? मेरे ख्याल से डॉक्टर फातिमा अगर आप इसको एड्रेस कर लें तो। हाँ जी, मेन कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज इम्यूनिटी लो होना। जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी, फंगल इन्फेक्शन, फंगस इज देयर इन आवर बॉडी, इट्स एवरीवेयर, अंदर भी है, लेकिन वो जिस लेवल पे होता है, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है, इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग रियली फास्ट एंड एक्टिंग। तो अगर वाइट फंगस जो कि सबसे कॉमन है, जैसे डॉक्टर रजा बताया था, कैंडिडा ओरल थ्रश जो टंग पे हो जाता है, जैसे अभी कोविड के टाइम में लोगों ने काफी ज्यादा नेबुलाइजेशन किया है
और इनहेलर्स लिए हैं, पंप्स, तो उससे अगर आप वो सब लेने के बाद वाटर से माउथ रिंस नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं ओरल थ्रश की, फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने की। ओके, केसेस ऑफ पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस इंडिया में ज्यादा क्यों है? ये परसेप्शन शायद इसलिए हो सकता है कि बहुत हाईलाइट भी हुआ है, मगर आप, एंड ऑफ कोर्स नॉट इनफ डेटा इज अवेलेबल, मगर आपकी एक्सपीरियंस में इतने ज्यादा केसेस सडनली क्यों आए? व्हाट वाज इट? जस्ट बैड मैनेजमेंट एंड ओवर मेडिकेशन? This is something which we all are concerned about. Everybody is concerned कि क्यों हो रहा है, और इंडिया में ही देखा गया है। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड्स और अनकंट्रोल डायबिटिक पहले नहीं थे, इस बार इसलिए ज़्यादा देखा गया है। एक तो कोविड इस बार काफ़ी ही पावरफुल था, इम्यूनिटी काफ़ी रिड्यूस किया उसने, और दूसरा मिस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन द क्वैक्स, आप अगर आप कहीं पे भी जाएं तो जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे थे वो फर्स्ट डे ऑफ फीवर पे स्टेरॉइड लेना स्टार्ट कर रहे थे, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। और जो लोग नॉर्मल है उनको बिल्कुल नहीं लेना है स्टेरॉइड। ओके, आई बिलीव हमारे ऑडियंस में मुसर्रत नूर खान साहब हैं जो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मुसर्रत साहब, प्लीज गो अहेड। जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैंने 15 अप्रैल को कोविशील्ड की सेकंड डोज लगवाई और 2.5 घंटे बाद ही मुझे फीवर आ गया उसके। तो मैं समझा उसका असर हुआ है, लेकिन मैं डॉक्टर से कांटेक्ट दूसरे दिन किया कि हाई फीवर था। पता चला आप कोविड पेशेंट हो सकते हैं, आप इलाज शुरू कर दीजिए। खैर मैंने इलाज शुरू किया, बाद में मेरा पॉजिटिव भी आया, तो मुझे मेड्रोल दी गई। तो मैं 2 क्वेश्चंस मेरी हैं। पहली बात, क्या जो मैंने सेकंड डोज लगाई थी और उसी दिन मुझे हाई फीवर हो गया, 103 तक गया, क्या वो इंटैक्ट है? उसका यूज चल रहा है? क्या वो उसका कोई यूज दे रहा है? क्योंकि 2.5 घंटे बाद फीवर आ गया था। दूसरा ये है कि जो मैंने मेड्रोल ली, ये स्टेरॉइड्स, ये कितने दिन लेना ज्यादा है और कितनी लेना ज्यादा है? जैसे डॉक्टर फातिमा ने बताया था कि बहुत ज्यादा मेड्रोल ली, बहुत प्रोलॉन्ग ली, तो इसका पीरियड थोड़ा मालूम चल जाए, कितनी ज्यादा है और कितनी दिन ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। हु इज गोइंग टू टेक इट? अच्छा, डॉक्टर रजा, प्लीज गो अहेड। जी, तो पहले मैं समझ लूं आपकी बात कि आपको जो फीवर आया वो सेकंड डोज के सेम डे या सेकंड डे आया, राइट? Same day I got the fever after 2.5 hours only. अच्छा, I उसके बाद got आपने कहा second कि dose of आपका, Covishield. अच्छा, आपने कहा फिर आप कोविड पॉजिटिव हो गए। ये कौन से टेस्ट से पता चला? आरटीपीसीआर या RT-PCR. कोविड एंटीबॉडी? Actually, I got very high fever. ओके, So I contacted the doctors next day. They told me that you may be having COVID. So I started medication as per advice of doctors. And then I got RT-PCR test. ओके, And RT-PCR test result I could get only on 21st after 6 days. So it was positive. ओके। हाँ, तो ठीक है। तो इसमें जो है, पहली बात तो ये है कि कोविशील्ड के बाद फीवर आ जाना ये नॉर्मल चीजें हैं, फर्स्ट डोज के बाद हो या सेकंड डोज के बाद हो। जैसा मैंने कहा, ये साइड इफेक्ट नहीं, ये इम्यून रिएक्शन है। लेकिन जो आरटीपीसीआर डॉक्टर ने क्यों कराया, क्या समझ के कराया, क्योंकि बाकी अगर कोविड के सिम्टम्स नहीं थे, आप अगर मेरे पास आते, मैं तो नहीं करा था। बहरहाल, तो जो एनीवे आपका जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, तो आरटीपीसीआर आ जाने का मतलब चलिए आप कोविड पॉजिटिव हो गए। तो अगर आपकी बाकी चीजें ठीक ठाक हैं और कोई सिम्टम नहीं है, कोई ब्रेथलेसनेस नहीं, ऑक्सीजन नहीं आपके नीचे गिर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर पैरासीटामोल, कुछ मल्टीविटामिन एंड विटामिन सी, और नॉर्मल खाना पीना। तो यही प्रॉब्लम है, जो लोग स्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं। तो वही मैंने बताया कि स्टेरॉइड जो सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही यूज करना चाहिए। तो जो यही रैंडमली या ब्लाइंडली जो ट्रीटमेंट देने लगते हैं, ये नुकसान करती है। ट्रू। एनीवेज, मुसर्रत साहब बेहतर हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो माशाल्लाह वी शुड लुक फॉरवर्ड, होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर फातिमा, एक क्वेश्चन मुझे आया है पटना से, मिस्टर इकबाल ये पूछते हैं, हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन लास्ट? विल वी इन द फ्यूचर हैव टू कीप गेटिंग कोरोना वैक्सीन शॉट्स? ये जरा लॉन्ग टर्म सवाल है, लेकिन हमें एड्रेस कर सके तो जरूर करना चाहिए। जी जी, देखिए, जैसे कि सबने कहा, पहली डोज तो जरूरी है ही, और सेकंड बूस्टर डोज टू बूस्ट अप द इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब पहली डोज लगती है, उसके बाद आपको 2 से 4 हफ्ते में आपकी एंटीबॉडी स्लाइटली बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये एंटीबॉडीज नीड्स टू बूस्ट इट अप।
सो उसके बाद इसलिए जो अभी यहाँ की रिकमेंडेशंस है कि 90 डेज के बाद आप बूस्टर डोज लें, बीट एनी वैक्सीन राइट नाउ। तो मेजरली कोविशील्ड अभी अवेलेबल है, तो कोविशील्ड की जो 90 डेज बाद जो लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं उसके बाद भी वी से एटलीस्ट 3 to 6 months इम्यूनिटी रहती है, बट स्टिल वी डोंट हैव वेरी मच टू मच ऑफ डेटा अबाउट इट, बट द इम्यूनिटी स्टेज देयर। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही ये वायरस हर बार अपना रूप बदलता है, एवरी टाइम तो वायरस रूप बदलता रहता है, वैक्सीन आती रहती है, जैसे स्वाइन फ्लू की, H1N1 की, एवरी ईयर न्यू वैक्सीन आती है हमारी। Right. I don't know whether Dr. Jha is still here. This question, he would have probably been a good position to answer, but if he is not around, Dr. Raza can take it. How can we prepare ourselves for the third wave? हम काफी हद तक बात कर भी चुके हैं इस सिलसिले में, मगर कोई स्पेसिफिक एडवाइजरीज या कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो इशू की जा सकती हैं, जो जनरल पब्लिक को मालूम होनी चाहिए थर्ड वेव की प्रिपरेशन के लिए? जी जी बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी कोई भी वेव हो, फर्स्ट वेव सेकंड वेव तो खैर है, अभी ये जाने वाला, या थर्ड वेव आने वाली है, तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी जो ये है कि आप अपनी सावधानी बरतें और जो नॉलेज आप लेते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो करेक्ट सोर्सेज से गेन करें। कि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तो अफवाहों का शिकार आप ना बने। तो वो तो पॉइंट नंबर 1 है। नंबर 2 ये है कि अपनी जो सारी चीज़ें, किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है और किडनी की प्रॉब्लम है, दमे की शिकायत है, वो बिल्कुल ठीक ठाक और दुरुस्त कर लें। अपनी इम्यूनिटी जो है वो खाना पीना नॉर्मल रखें, एक्सरसाइज करें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों को भी चपेट में लेगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो वैक्सीन है, क्योंकि हमारे पास, जो हमने बताया कि हमारे पास जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो वेपन है, वो वैक्सीन ही है। तो थर्ड वेव आने से पहले बच्चों को तो वैक्सीन खैर नहीं लग रही है अभी, लेकिन बड़ों को जितने को लग रही है अभी, उनको वैक्सीन जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। तो सबसे अहम तैयारी जो है, सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी जो आप करेंगे, वो वैक्सीन ले लें अगर थर्ड वेव से बचना है तो। ओके, एंटीबायोटिक्स के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स का क्या वो है कोई, आई नो देयर आर पिल पॉपिंग पीपल जिनको हर छोटी सी बात पे भी एंटीबायोटिक्स जरूरी हो जाता है, और समहाउ आवर मेडिकल सिस्टम इज आल्सो डिजाइन दैट वे। उसमें कोई कुछ डिस्क्रिशन, कोई ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है कि वो इतनी ज्यादा डोज ना हो कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स आ जाएं? डॉक्टर फातिमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, एंटीबायोटिक्स हमारे इंडिया जैसी कंट्री में एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि जल्दी इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। एंटीबायोटिक की डोजेस देखिए, दीज आर रिकमेंडेड डोजेस अकॉर्डिंग टू द वेट एंड द एज ऑफ अ पर्सन। ये अगर डोज कम कर देने से ऐसा कोई फायदा नहीं हो जाएगा कि पेशेंट को, अगेन वी हैव टू रिस्क द बेनिफिट, वी हैव टू सी द बेनिफिट एंड रिस्क। डोज कम करने से उसका इफेक्ट नहीं होगा तो एंटीबायोटिक वेस्ट जाती है। बाहर की कंट्रीज में, जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ इतनी एंटीबायोटिक का यूज नहीं होता है, पैरासिटामोल, वाइटामिन डू वंडर्स, बट यहाँ पर हमें देना जरूरी पड़ता है बिकॉज सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑन वायरल इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन हियर। Okay, I know there are I can see a lot of hands raised, but we are constrained with time, so unfortunately हम सारे questions नहीं ले पाएंगे, but I would definitely like Dr. Raza and Dr. Fatima to give us some closing remarks before I hand over to Ubaid bhai to close the session. You can start, Dr. Fatima, since your mic is already on. जी जी जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगी, पोस्ट कोविड इन्फेक्शंस हैं जो, उससे घबराए ना। एक तो ये सीवियर इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके सिम्टम्स मैंने बताए हैं। जैसे ही सिम्टम्स दिखे आपको फॉरन स्पेशलिस्ट को मिलना है, डिले बिल्कुल नहीं करना है, इट्स अ सीवियर प्रॉब्लम। लेकिन हर थोड़ी देर पे एंजाइटी, पैनिक अटैक से हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच जाना है, ठीक है। सो देयर आर रीजंस, एक हल्का सा सर दर्द हुआ, हल्का सा नाक से पानी आया, यू डोंट हैव टू रीच द हॉस्पिटल एंड मेक इट क्राउडेड। सेकेंडली, पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स और आते हैं, जो माइल्डर वर्जन है, मैंने देखा काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोरोना होने के बाद भी हमें 1.5 महीने हल्की खांसी रह जाती है, कुछ लोग को फीवर 99.5 लो ग्रेड तंग करता रहता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये पोस्ट कोविड देखने में आ रही है इस बार, जो थोड़ा प्रोलॉन्ग चल रही है। तो इन केसेस में डोंट पैनिक, ये सेटल हो जाता है धीरे धीरे।
फीवर ज्यादा है तो यू कैन टेक पैरासिटामोल। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इट्स परसिस्टिंग फॉर मोर देन 7 to 8 days, देन सी योर फिजिशियन। अपने से कोई इलाज ना करें, अपने से ना कोई टेस्ट कराएं, फिजिशियन जो बोले वही करें। दूसरा, अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन जो मसरत साहब ने मेड्रोल पे पूछा था, सर मेड्रोल जो है 8 से 10 दिन हम देते हैं, सीइंग द कंडीशन। इट्स अ कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट। आई कैन नॉट से कि आपकी 7 दिन चलनी चाहिए, इनकी 10 दिन। So that's about Medrol steroids. Secondly, vaccination, please सब लोग जाएं, जरूर लगवाएं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मिथ है कि 2 साल में मर जाएंगे, जैसे कि लुक मॉन्टेगियर ने कहा, ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। सब वैक्सीन लगवाएं। और एक और मिथ है कि स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में कि इससे फर्टिलिटी कम होती है। ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं है। आप सब जाएं और वैक्सीन लगवाएं और दोनों डोज लगवाएं। अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को कहें सब लगवाएं। इसी से हम बच सकते हैं आगे, और अपने आगे आने वाली वेव में बच्चों को भी बचा सकते हैं। बस सिर्फ 1 मिनट में आपका वक्त और चाहूंगा। एक सवाल मैं स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, कोई मदर अपने चाइल्ड को दूध पिला रही है तो उनको वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने ऑलरेडी एड्रेस किया है, आई जस्ट वांटेड टू से। हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो वैक्सीन आराम से ले सकती है। थैंक यू। डॉक्टर रजा, योर फाइनल थॉट्स प्लीज। जी हाँ, तो बिल्कुल मैं वही सारी बातें फिर से दोहराना चाहता हूँ ताकि ये ऑडियंस अच्छी तरह से समझ लें कि नंबर 1 तो ये है कि जो आप इंफॉर्मेशन लें वो सही लें और सही सोर्सेज से लें। और नंबर 2 ये है कि कोरोना या कोविड से डरना नहीं है, लड़ना है। तो जब लड़ने की बात आती है तो आपके को वेपन चाहिए, और वेपन जो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है इस वक्त। तो आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। तो यही सबसे ज्यादा जो अभी आपको तैयारी करनी है कोविड से फाइट करने के लिए, वो है वैक्सीन। जी, मेरे ख्याल से आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा उसमें आधा हिस्सा छोड़ दिया। मुझे किसी ने भेजा था कि कोरोना से लड़ना नहीं, डरना नहीं, लड़ना है, और बीवी से लड़ना नहीं, डरना है। तो मैंने कहा वो सम अप कर दूं ऑन अ लाइटर नोट फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। उबैद भाई, ओवर टू यू। आप, आई कैन सी वी कुड नॉट डू जस्टिस टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस, बट दैट ओनली सजेस्ट दैट वी शुड बी डूइंग मोर ऑफ दीज सेशंस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालात ये हो सके। मगर फिलहाल आई लीव इट टू यू टू कंक्लूड द सेशन। उबैद भाई, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। जैसा कि आनंद जी ने पहले बताया था शाहिद भाई के बारे में, शाहिद भाई एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत उससे ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोगों ने दुबई में जब भी इनके पास गए हैं और जो मेहमान नवाजी उन्होंने की है, और जो एंटीक चीज़ें उनके घर में हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। डॉक्टर झा, जिनके बारे में आनंद जी ने बताया, और डॉक्टर झा को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन सर्जन के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है। वो तमाम बिजीनेस होने के बावजूद, तमाम व्यस्तता के बावजूद, जब मैंने उनको कॉल किया कि डॉक्टर साहब मैं ये एक वेबिनार करना चाहता हूं जिसमें पोस्ट कोविड इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है इस पे बात करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जब चाहिए इस तरह के वेबिनार कीजिए और मैं हाजिर हो जाऊंगा। डॉक्टर रजा साहब जो अभी फिलहाल लंदन में हैं, मेरी फिलहाल उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है जो कुछ बातें हुई हैं तो लगता है कि बहुत पुरानी मुलाकात है और बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत उनसे मिला, और इतने फ्रैंक आदमी हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म हो, फ्लाइट शुरू हो, तो मैं रियाद से पहले लंदन उनसे जाके मिला हूं। और डॉक्टर फातिमा, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। डॉक्टर फातिमा राशिद अली शेख जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, उनकी बेटी है, हमारी बेटी की जैसी है, और आज जिस तरीके से उन्होंने सवालों का जवाब दिया और जितने अच्छे तरीके से जवाब दिया है, वो मेरे ख्याल से आप सब लोगों के लिए एक एंजॉय किया होगा आपने उनके सवालात, उनके जवाबात को, जो कुछ उन्होंने कहा है। बहुत ही बेहतरीन इंसान है और मेरे पास अल्फाज नहीं है फातिमा के लिए। चूंकि बेटी है तो मैं बेटी की तारीफ बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइलेंटली इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर असलम साहब जो इग्नू के वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर हैं, वो हैं। हमारे बड़े भाई मनिंदर जैन जी हैं, अनवर जमाल साहब हैं, गुप्ता जी हैं जो नेशनल एक्सप्रेस के हैं, मुसरत नूर साहब हैं, आलम साहब हैं, गंगा कुमार जी हैं, मोइजुद्दीन साहब हैं,
डॉक्टर जावेद जो मलेशिया से देख रहे हैं, प्रणव कुमार जी और डॉक्टर मोना जी और न जाने कितने लोग जो इस प्रोग्राम को फेसबुक के जरिए और हमारे जूम के जरिए रूबरू देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है वो है आनंद कुमार जी, जो मुझे हमेशा इनकरेज करते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं, राय देते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, और ये बात बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं शुरू से बताता आता हूं कि ये जो हमारा सुपर 30 यानी रहमान 30 का जो प्रोग्राम चलता है, इस रहमान 30 के प्रोग्राम में जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, उन लड़कों को आनंद जी खुद पढ़ाते हैं और कोई पैसा बिल्कुल नहीं लेते हैं, बल्कि कभी पैसे का मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता हूं। और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए लगा दी, और बुलंदियों पे बना रहना सबसे मुश्किल काम होता है। कोई आदमी 20 साल तक किसी प्रोग्राम किसी पोजीशन पे बना हुआ है, लोग आते हैं फौरन ही दूसरे तरह की चीजें शुरू कर देते हैं जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिलने लगे, जिससे उनकी पहचान बनने लगे। लेकिन 20 साल आनंद जी ने और उससे ज्यादा न सिर्फ हजारों लड़कों को आईआईटी में पहुंचाया है, बल्कि लाखों परिवार को, करोड़ों लोगों को, उससे रिलेटेड लोगों को जो फायदा हुआ है। और हमारे जैसे लोग जो सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इतना प्रेरित किया, इतना ज्यादा मुझे इनकरेज किया कि ऐसे काम किए जाए। और साथ में उनके जो छोटे भाई हैं प्रणव कुमार जी, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं। अभी जब से ये कोविड शुरू हुआ, आप लोगों के दुआओं से हम लोगों ने पहले लोगों को फूड पहुंचाने का काम किया, जो कुक फूड है उन लोगों तक जो कोरोना से पेशेंट हैं या उनके जो पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं, उनको हम लोगों ने फूड पहुंचाया और अब राशन पहुंचा रहे हैं। तो इस राशन पहुंचाने में जो हम लोगों ने ध्यान रखा है वो ये कि वैसे लोग जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं बना है उनको दिया जाए, वैसे जरूरतमंदों को हम लोग घर पे जाते हैं और जाके दिया है। इस काम में सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें जहां पर प्रणव कुमार जी का मिला है, वहां पर अगर अनवर जमाल साहब का मैं नाम ना लूं तो ये नाइंसाफी होगा। इसलिए कि जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है और जिस तरीके से मुझे गाइड किया है, मैं जो कुछ भी आज ये प्रोग्राम कर रहा हूं उसमें अनवर जमाल साहब का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे बड़े भाई यूसुफ साहब जो दूरदर्शन में थे, यूसुफ भाई ने मुझे इनकरेज किया और ये एहसास जो तंजीम है उसका जो सपोर्ट है वो मैं आप सबके सामने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ही मोइज साहब, मोइज भाई हमारे बिल्कुल भाई की तरह हैं और इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है, दोहा में बैठ करके शहाबुद्दीन भाई, मलेशिया में बैठ के जावेद साहब और सऊदी अरब में बैठ करके आलम साहब और तमाम लोग जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हर वक्त इनकरेज किया है ऐसे काम करने के लिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए, और ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट एपिसोड हमारा एजुकेशन पे होगा। हम लोग बहुत जल्द एजुकेशन पे ही एक पोस्ट कोविड एजुकेशन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हो रहे हैं, इस पे एक वेबिनार करेंगे। और भी ऐसी चीजें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप तमाम लोगों का, जो लोगों के सवाल लिए गए वो, और जिन लोगों का सवाल नहीं लिया जा सका है उनसे मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन इंशाअल्लाह आगे फिर कभी प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में आप तमाम लोगों के जो क्वेश्चन है वो लिए जाएंगे। और शहाबुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, जिस तरीके से आपने इस प्रोग्राम को चलाया है, मेरे ख्याल से बेहतरीन प्रोग्राम, मेरे पास अल्फाज नहीं है आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। फिर से एक बार डॉक्टर झा, डॉक्टर रजा, डॉक्टर फातिमा, शाहिद साहब, आनंद कुमार जी, प्रणव कुमार जी, मेरे बड़े भाई मनिंदर कुमार जी, गुप्ता जी, मुसर्रत साहब, आलम साहब, यूसुफ साहब, जावेद साहब, प्रणव कुमार जी, हम तमाम लोगों का, गंगा कुमार जी हमारे दोस्त सीनियर आईएएस हैं, वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, आलिया जी, और वो तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Thank you.